हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ मुस्कान पर। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी रिबॉर्न इन लव, आ स्टोरी ऑफ वुल्फ किंग। आई नो आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं कि अब मैं डेली वीडियोस नहीं दे पाती हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं है, मैं पंचुअल नहीं हूँ स्टोरीज देने में। आई नो, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों की शिकायतें हैं मुझसे कि मैं अपनी आवाज़ में देती हूँ, एआई की आवाज़ क्यों नहीं दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम्स हैं कि मोनेटाइज नहीं होगा मेरी आवाज़ के, मतलब एआई की आवाज़ यूट्यूब नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि यूट्यूब मेरी वॉइस को मतलब एआई की वॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे अपनी आवाज़ देनी पड़ रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे कुछ आइडिया तो है नहीं कि रिकॉर्ड कैसे करना है, कैसे उसको करना है। मैं बहुत मुश्किल होती है मुझे रिकॉर्ड करना, पहले तो स्टोरी लिखना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एंड अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो मैं 1 हफ़्ता तो उसी में सब में बिज़ी रही कि शादी दूसरे के घर में होती है लेकिन काम तो अपने घर में भी होते हैं ना, तैयारी करना, सब क्या करना है क्या नहीं, गिफ्ट में देखना, तो आना जाना लगा ही रहता है, तो उसमें भी टाइम नहीं मिला। देन मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट था, मैं अपना माइनर रिपोर्ट तैयार कर रही थी क्योंकि मेरा ये लास्ट ईयर है, तो मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो इसलिए मैं उसमें बिज़ी थी। उसको बनाना, रिसर्च करना, टॉपिक दिया गया था उस पर रिसर्च करना था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता रहा। स्टोरी लिख रही थी, मैं लिखती जा रही थी, लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग का वक्त नहीं मिल रहा था, और जो स्टोरीज़ की रिकॉर्डिंग थी तो उनको एडिट करने का वक्त नहीं मिल रहा था। मन नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ, तो इसीलिए उसमें टाइम लग गया। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, मैं मतलब हफ्ते में 1-2 वीडियो जो दे दूँ। पर अभी मेरे एग्ज़ाम आ गए, 8 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उसमें भी मैं बिज़ी रह सकती हूँ। पर हाँ, मैं पहले से रिकॉर्डिंग करके रख लूँगी। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि आप लोगों को इतना तकलीफ़ होती है, आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिल पाती। हाँ, मुझे पता है कि जब वीडियोज़ नहीं होती हैं, तो अगर टाइम टू टाइम वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, डे पे डे वीडियोज़ नहीं आ रही, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी बहुत स्टोरी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं भी सब जानती हूँ, पर सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी प्रॉब्लम्स थी, तो अब थोड़ी बहुत कम है, तो कोशिश करूँगी कि मैं डे टू डे स्टोरी वीडियोज़ देती रहूँ। तो तब तक के लिए आप मेरी इस स्टोरी को एंजॉय करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अधिकांश ने जोरदार छलांग लगाई और बिजली की तेजी से वैम्पायर पर हमला कर दिया। धड़ाम! वैम्पायर जमीन पर जा गिरा और अधिकांश ने बिना कोई मौका गंवाए उसे अपने ताकतवर पंजों से दबोच लिया। अब कहाँ गया तेरा घमंड? अधिकांश की आवाज गरजी। वैम्पायर डर से करहा उठा, उसकी छाती पर लंबे पंजों के गहरे निशान पड़ चुके थे और उसके शरीर से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकलने लगी थी। ये कैसे संभव है? वैम्पायर ने हाँफते हुए कहा। अधिकांश ने अपनी सुनहरी आंखों से उसे घूरा, क्योंकि मैं सिर्फ एक भेड़िया नहीं हूँ, भेड़ियों का राजा हूँ। वैम्पायर गुस्से में गुर्राया, लेकिन वह अब बुरी तरह घायल हो चुका था। वो समझ गया था कि इस हालत में वह अधिकांश से नहीं लड़ सकता। आज के लिए छोड़ रहा हूँ भेड़िए। और अगले ही पल काले धुएं में लिपटा वैम्पायर एक झटके में वहां से गायब हो गया। अधीरा ने ये सब देखा और आंखें बड़ी कर ली। अरे अरे, ये तो वही निकला जो पीटते ही कहता है आज तो छोड़ दिया, लेकिन अगली बार देख लूंगा। उसने सिर हिलाया। मतलब बंदा सिर्फ फुल डायलॉग बाजी करने आया था। हाँ। वैम्पायर के भागते ही अधिकांश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक कम होने लगी। कुछ ही पल बाद वह फिर से इंसान के रूप में लौट आया। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडापन था। वह मुड़ा और पहली बार उस लड़की को देखा जिसकी मदद के लिए वह यहाँ तक आया था, और जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, वो पूरी तरह से सन्न रह गया। अधीरा! उसके मुंह से खुद ब खुद ये नाम निकला। उसका दिल
एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। वो इस बात के लिए तैयार नहीं था जिसकी उसने मदद की वो अधीरा थी। अधिकांश को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या कहना चाहिए। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि जो सामने खड़ी है वो सच में अधीरा ही है। वही अधीरा जहाँ उसे अधिकांश से डरना चाहिए था, वहाँ वो बस उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी, जैसे उसने कुछ बहुत दिलचस्प देख लिया हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अधीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम भेड़िया हो? अधिकांश ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद ये लड़की इतनी साधारण नहीं है। अधीरा की आवाज़ में कोई डर नहीं था। वो बस हल्की मुस्कान के साथ अधिकांश को देख रही थी, जैसे ये कोई बहुत आम बात हो। अधिकांश को समझ नहीं आया कि ये लड़की इतनी शांत कैसे थी। उसने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अधीरा ने हल्के से सिर झुकाकर उसे देखा और फिर कंधे उचका दिए। डरने वाली चीज कहाँ है? तुम भेड़िया हो ये तो तुम्हें भी पता है, और अब मुझे भी पता चल गया है। तो अधिकांश को पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। मैंने अभी अभी तुम्हें एक वैम्पायर से बचाया। मैंने अपनी असली रूप में बदलकर उसे मारने की कोशिश की और तुम्हें लगा कि ये सब नॉर्मल है। अधीरा ने आंखें गोल कर ली। तो तुम्हें क्या लगा मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी और डर के भाग जाऊंगी? फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम्हें मुझे डराना ही था तो उसी वक्त भेड़िया बन जाते। कम से कम एंट्री तो थोड़ी ज्यादा दमदार होती। अधिकांश उसे देखता ही रह गया। इस लड़की की बातें उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। अब तक जिस भी इंसान ने उसे उसके असली रूप में देखा था वो या तो डर से भाग गए थे या बेहोश हो गए थे, लेकिन ये लड़की, ये तो जैसे उल्टा उसे ताने मार रही थी। अधिकांश ने अपनी भूरी आंखों से उसे घूरा। तुम्हें हो क्या गया है? अधीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अधिकांश का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। मतलब? अधीरा ने हल्की मुस्कान दी और अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। अब वो उसके एकदम करीब थी। उसने ध्यान से अधिकांश को देखा। उसके चेहरे पर खून के हल्के निशान थे। कपड़े फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो खड़ा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अधीरा ने उसके चेहरे पर उंगली से इशारा किया, तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है। अधिकांश बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। और तुम्हें चोट भी लगी है, दर्द हो रहा है? अधिकांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तुम सोच रही हो कि मैं इतनी आसानी से दर्द नहीं सह सकता? अधीरा ने भी हंसते हुए सिर हिला दिया। हाँ, तुम्हें दर्द नहीं हो सकता, आखिर तुम सुपर वुल्फ जो हो। फिर उसने घूर कर कहा, पर सुपर वुल्फ को भी। गाइस, स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को शेयर करा करो ना यार, अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको स्टोरी पसंद है, सुनना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो शेयर करो और उनको भी कहोगी सुने। अच्छी स्टोरीज लिखती हूँ मैं यार, ख़राब नहीं लिखती हूँ इतनी भी कि आप लोग सुनते ही नहीं हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, इतनी भी बुरी नहीं लिखती हूँ मैं। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अधीरा ने देखा कि अधिकांश बेहोश हो गया था। उसने जल्दी से अधिकांश को हिलाते हुए कहा, अधिकांश क्या हुआ? अधिकांश होश में आओ। जैसे ही अधीरा ने अधिकांश का हाथ पकड़ा, उसको एहसास हुआ कि अधिकांश को बहुत तेज बुखार है। उसने घबराते हुए कहा, अरे इसको तो बुखार है, अब मैं क्या करूं? इतनी भारी बारिश में इसको कहाँ लेकर जाऊं? और गाड़ी कुछ तो दिख नहीं रही है, इसको मैं कैसे अस्पताल पहुंचाऊं? तभी अधीरा की नज़र सामने एक झोपड़ी पर जाती है जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अधीरा ने अधिकांश को उठाने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश को होश ही नहीं था। उसको बहुत सी चोटें आई थी, जिस कारण उसको बहुत थकान सी हो गई थी। इस कारण उसको होश नहीं आ रहा था। अधीरा ने अधिकांश का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और अपना एक हाथ उसके कमर पर कस के पकड़ लिया और उसको उठाते हुए उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बारिश तेज होती जा रही थी। अधीरा की सांसें तेज थीं, लेकिन उसके कदम मजबूती से चल रहे थे।
अधिकांश का सिर उसके कंधे पर झुका हुआ था। उसका शरीर तेज बुखार में तप रहा था। फिर भी अधीरा उसे थामे उसे लेकर पुराने टूटे फूटे से एक घर तक आ पहुंची। वो दरवाजा खोलती है और अंदर लेकर जाती। घर में कुछ खास नहीं था, बस एक टूटी मेज, कुछ धूल से सनी हुई कुर्सियां और एक छोटा सा लकड़ी का बेड। अधीरा किसी तरह अधिकांश को वहां लेटाती है। वो उसके माथे पर हाथ रखती है। तपिश बहुत ज्यादा थी। तुम ऐसे कैसे बीमार हो सकते हो? उसकी आंखों में चिंता थी। उसे खुद भी कई चोटें आई थी, लेकिन वो अधिकांश के आगे सब भूल चुकी। थोड़ी देर बाद वो लकड़ियां इकट्ठा कर एक छोटा सा अलावा जलाती है, जिससे कमरे में थोड़ी गर्मी आ जाए। अधिकांश नींद में बड़बड़ा रहा था। धरा, तुम वापस आ गई? धरा, तुम वापस आ गई हो क्या? अधीरा चौंक गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं यही हूँ। उसकी आंखों में दर्द और सवाल दोनों थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। अधिकांश बेहोश था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। वो बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था। अधीरा उसकी बात सुनने के लिए उसके चेहरे के पास जाती है। अधिकांश एक नाम बार बार ले रहा था। अधीरा ने उसकी बात सुनी और थोड़ा दूर होते हुए धीरे से बोली, धरा, ये धरा कौन है? धरा, वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, वापस आ जाओ। अधिकांश बार बार यही बोले जा रहा था। अधीरा अधिकांश की बात सुनकर हैरान हो जाती है। अधीरा अधिकांश के माथे को छू कर देखती है तो बुखार अभी भी तेज था। अधिकांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस वैम्पायर से लड़ने में, जिस कारण उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अधिकांश की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है और इसको ठंड भी लग रही है। अधीरा ने जल्दी से घर की सारी खिड़की बंद कर दी थी। वो अपने हाथ को गर्म करके अधिकांश के चेहरे पर लगाती है। अधिकांश के कपड़ों के कारण उसे आराम नहीं मिल रहा था। उसके कपड़े गीले थे, जिससे उसको और ज्यादा ठंड लग रही थी। अधीरा अधिकांश के दोनों कंधों को पकड़कर उसको बैठाती है। वो जल्दी से उसके जैकेट को उतारने लगती है। वो जैकेट उतारते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता है, जून के महीने में जैकेट कौन पहनता है? इन लड़कों का अलग ही फैशन चलता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अधिकांश पूरी तरह बेहोश नहीं था। उसको होश था कि वो कहाँ है। वो अपनी आंखें बंद किए ही बोला, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी बेबसी का फायदा उठा रही हो? देखो, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ डालो। अधिकांश की बात सुनकर अधीरा का मुंह खुल जाता है। वो अपने होंठ को एक तरफ उठाते हुए उसे हैरानी से देखते हुए बोली, हैंडसम? वो भी तुम? किस गटर के आईने में अपनी शक्ल देख कर आए हो? अधीरा अधिकांश को घूरते हुए उसके दोनों गालों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, एक बात याद रखो अधिकांश सिंह शेखावत, दुनिया में अगर सारे लड़के मर भी जाएं और मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? आए बड़े हैंडसम वाले। अधीरा की बात सुनकर अधिकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो हिम्मत करके अपनी आंखें खोलता है। उसको बेहोशी के कारण साफ नहीं दिख रहा था। अधीरा की शक्ल धुंधली धुंधली दिख रही थी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसको सामने अधीरा की शक्ल में धरा की शक्ल दिख रही थी। वो अधीरा के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, तुम? अधीरा अधिकांश के हाथ को तिरछी नजर से देखती है जो उसके गाल पर रखा हुआ था। ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ अधिकांश। अधीरा उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, धरा, तुम आ गई हो, मुझे माफ कर दो धरा। अधिकांश उसके गले लगते हुए बोला, अरे कौन धरा? मैं अधीरा हूँ, अधीरा रघुवंशी, छोड़ो मुझे। अधिकांश, लगता है बुखार दिमाग पर चढ़ गया तुम्हारे। अधीरा उसको खुद से दूर करते हुए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान इलाका था। वहां एक पुरानी हवेली के अंदर सानिया अकेली बैठी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ना कोई जवाब, आवाज, ना कोई हलचल। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे घूम रही थी और उसकी आंखें लाल होने लगी थी। आज फिर कुछ बदला है, वो बुदबुदाई। जंगल की हवा कुछ और कह रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसका चेहरा गंभीर था। अधिकांश, उसने धीमे से नाम लिया। फिर अचानक उसकी नजर सामने रखी एक जलती हुई मोमबत्ती पर
पड़ी। उसकी लौ एक पल के लिए कांपी और बुझ गई। सानिया की आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब है वुल्फ सामने आ चुका है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने किसी का नाम लिया, बहुत धीमे से, जैसे खुद को याद दिला रही हो। अधीरा। उसका चेहरा सख्त हो गया। अधीरा और अधिकांश, ये दोनों फिर करीब आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। चेहरा अब भी अंधेरे में था। पूर्णिमा की रात बस कुछ दिन दूर है। सानिया बोली, उस रात में अधीरा से सब कुछ छीन लूंगी, उसकी रूह, उसकी ताकत, उसका अतीत, सब कुछ। क्या वो तैयार है? परछाई ने धीमे स्वर में पूछा। जल्द ही होगी, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बस थोड़ा और सब्र और अधीरा खुद मेरी जाल में आ जाएगी। तभी खिड़की से एक चमगादड़ उड़ता हुआ उन दोनों के सामने आता है। सानिया उसको घूरते हुए देखती है। वो चमगादड़ जल्दी से इंसान बन जाता है। सानिया के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सानिया उसको गुस्से में घूरते हुए बोली, ये बताओ, तुम चमगादड़ लोग खिड़की से क्यों आते हो? मैंने बड़े बड़े दरवाजे क्या देखने के लिए लगाए हैं? इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन सबके लिए कितनी जरूरी है। कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? वो इंसान डरते हुए बोला, कभी स्कूल ही नहीं गया, पढ़ाई का मतलब क्या होता है यही नहीं पता है। उस इंसान की बात सुनकर सानिया परेशान होते हुए बोली, ये अधीरा और अधिकांश वाला काम खत्म होते ही सबसे पहले मैं चमगादड़ों के लिए स्कूल खोलूंगी, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी भी खिड़की से ही अंदर आएगी। अरे भाई, खिड़की हवा खाने के लिए होती है, ना कि घर के अंदर आने के लिए। घर के अंदर आने के लिए दरवाजे बनाए गए हैं, आज के बाद उनका ही इस्तेमाल करना, समझे? सानिया उसको घूरते हुए बोली। उस इंसान ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुमने उसको दरवाजे और खिड़की पर ज्ञान दे दिया हो तो उससे पूछो कि उसको इतनी सारी चोटें कैसे लगी। सानिया के पीछे खड़ी परछाई उससे बोली। उस परछाई की बात सुनकर सानिया उस इंसान को गौर से देखती है। उसके हाथ पैर से लेकर उसके मुंह तक हर जगह बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी वुल्फ से लड़ाई करके आया है, और कोई ऐसा वैसा वुल्फ नहीं, बल्कि उससे लाख गुना ताकतवर वुल्फ ने हमला किया था। कियान, बताओ किसने तुम्हारी ये हालत की है? सानिया ने गुस्से में कहा। अधिकांश सिंह शेखावत, उसने कहा। क्या? जब तुमको पता था कि तुम उससे जीत नहीं सकते? क्या? जब तुमको पता था कि तुम उससे जीत नहीं सकते हो तो उससे लड़ने क्यों गए थे? सानिया चिल्लाते हुए बोली। सानिया का गुस्सा देखकर कियान घबराते हुए बोला, मैं उससे लड़ने नहीं गया था, मैं तो आपका काम करने गया था। कैसा काम? सानिया ने कहा। आपने ही तो कहा था अधीरा को सबक सिखाने के लिए, तो मैं बस वही करने गया था। कियान ने सर झुकाते हुए कहा। तो अधिकांश से कैसे पिट कर आए? पीछे खड़ी परछाई ने कहा। मैं तो अधीरा को सबक सिखा रहा था, पर पता नहीं कहां से अधिकांश वहां पर आ गया। कियान ने कहा, ये अधीरा और अधिकांश, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, ये अलग नहीं होते हैं। 100 साल पहले भी कितने पापड़ बेलने पड़े थे उन दोनों को अलग करने के चक्कर में, मैंने अपनी जान गंवाई थी। सानिया गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली। इधर अधिकांश अधीरा को देखे जा रहा था। वो बुखार के नशे में था। उसको अधीरा की शक्ल में धरा दिख रही थी। वो जल्दी से अधीरा को गले से लगा लेता है। एक पल को तो अधीरा के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई हो। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अधिकांश, तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे, मैं अधीरा हूँ, धरा नहीं, वो चिल्लाते हुए बोली। अधिकांश अधीरा से दूर होता है और उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर बोला, नहीं नहीं, तुम मेरी धरा हो, वही खुशबू, वही बातें, वही हरकतें, तुम धरा हो। अधिकांश बौरागे हो क्या? मुझे पता होगा ना कि मैं कौन हूँ। अरे मैं अधीरा हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरा यही नाम रखा था, ना कि धरा। तो दिमाग ना खराब करो मेरा और छोड़ो मुझे। इतना बोलकर अधीरा अधिकांश के दोनों हाथ को अपने चेहरे पर से हटा देती है और उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी अधिकांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ कसकर खींच लेता है, जिससे अधीरा उसकी बाहों में गिर जाती है। अधीरा और अधिकांश की आंखें एक दूसरे से जा मिलती हैं। वो दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। अधीरा के चेहरे पर भीगी लटें आ जाती हैं, जिसे अधिकांश अपनी एक उंगली से धीरे से पीछे करता है। वो बाल की लट को पीछे करते हुए बोला, मैंने बोला ना, तुम मेरी धरा हो। मैं 100 लोगों में भी अपनी धरा को पहचान सकता हूँ। तुम्हारी सांसों से मैं जानता हूँ कि तुम धरा हो। अधीरा तो कुछ बोल ही नहीं पाती है।
वो वैसे ही उसकी आंखों में खोई रहती है। उसको अधिकांश की बाहों में सुकून मिल रहा था। अधिकांश धीरे धीरे अधीरा के चेहरे के करीब आने लगता है। अधिकांश अपना एक हाथ उसकी कमर पर फेरने लगता है और दूसरे हाथ को उसके बालों में उलझा लेता है। अधिकांश को खुद के पास आते देखकर अधीरा न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये तो उसको लगता है कि वो धरा नहीं है, पर उसकी आत्मा को पता है कि वो अधिकांश की धरा है। वो चाहकर भी अधिकांश से दूर नहीं जा पाती है। अधिकांश अपने ठंड से कांपते होंठ अधीरा के भीगे होंठों पर रख देता है और उसको किस करने लगता है। वो पल वहीं रुक सा जाता है। बारिश की हर एक बूंद मानो रुक गई हो। हवा की सरसराहट मंद पड़ गई थी और उस कमरे में बस दो धड़कनों की आवाज थी जो एक लय में चल रही थी। वो किस गहरा था, सच्चा था, अधूरा नहीं था। क्या अधिकांश को अधीरा का सच पता चलेगा? और अब क्या करेगी सानिया अधीरा और अधिकांश को दूर करने के लिए? अगर सानिया 100 साल पहले मर गई थी तो जिंदा कैसी हुई? क्या हुआ था 100 साल पहले? अब अधिकांश क्या करेगा जब उसको सुबह अपनी हरकत के बारे में पता चलेगा? क्या करेगी अधीरा अधिकांश के साथ? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन लव, अ स्टोरी ऑफ वुल्फ किंग। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें स्टोरी टेलिंग विथ मुस्कान के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।